विस्फोट कर देते थे, यानी बम हैंड से, हाथ से, वो जो ऑफिस में ही बम चला देना या देसी कट्टा चला देना, ये उन लोगों के लिए आम बात है। साहब ऑफिस में बम फूट गया, एक ही कार्य को दो ढंग से कैसे किया जाए। एक कार्य को करने के लिए कहता है कि मिस्टर ए के पक्ष में कमिश्नर कह रहा है कि आप निर्णय दे दीजिए, और फिर डीएम कह रहा है मिस्टर बी के पक्ष में दे दीजिए। उस वक्त सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती थी कि हम आयुक्त की बात माने, कमिश्नर की बात माने, कि हम जिलाधिकारी की बात माने। लेकिन जब जिलाधिकारी कहते हैं कि नहीं यह पक्ष ही सही है, लेकिन जब जिलाधिकारी कहते हैं कि नहीं यह पक्ष ही सही है, और दूसरे पक्ष को कमिश्नर कहते हैं कि यह पक्ष सही है, ऐसी दशा में निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था। यहाँ पे ऑलरेडी जजमेंट आ जाता था। जजमेंट ये है कि उसके पक्ष में आप निर्णय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ आयुष उपाध्याय। स्वागत करता हूँ आज हमारे शो में माननीय उमाशंकर सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, स्माइल विद आयुष में। सर, सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की जर्नी से शुरू करूँगा, और आपकी लाइफ की जर्नी में हमने एक बहुत अनोखी बात सुनी है कि जब आप छोटे थे, जब आप बचपन में थे, जब आप गांव से पढ़ाई कर रहे थे, तो आपके दादाजी की रिक्वायरमेंट थी और आपकी पूरी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन एक भाषा पे पकड़ बनाने की बहुत तगड़ी रिक्वायरमेंट थी, अंग्रेज़ी भाषा पे, कि इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ भी करो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलो। तो इसके पीछे की ऐसी क्या कहानी है सर? क्योंकि जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं आईएएस, तो वो कहते हैं कि भाषा कोई एक अच्छी होनी चाहिए, चाहे हिंदी पे अच्छी पकड़ो, चाहे अंग्रेज़ी पे अच्छी पकड़ो। लेकिन आपके जैसे आपने बताया, जैसे आपसे मुझे पता चला कि इंग्लिश भाषा पे आपके लिए प्रेशर आता था। बिल्कुल आयुष जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी जी कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं जी और गांव में हम लोगों की भाषा सबसे उत्तम भाषा मानी जाती है, जी क्योंकि हम लोगों की भाषा भोजपुरी भाषा है। जी और हम उस गांव के निवासी हैं जो वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है, और हम लोगों के यहाँ जो भोजपुरी बोली जाती है वो प्योर भोजपुरी से थोड़ा हट करके है, वो बनारस का अक्खड़पन इस भाषा में रहता है। जी तो हम लोग उसी भाषा में बोलते थे और अपना जो भी कम्युनिकेशन होता था उसी भाषा में होता था। जी तो एक स्टैंडर्ड मान करके जीवन का कि हम लोग अच्छी तरह से हैं, फर्स्ट क्लास हमारी भाषा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम लोग स्कूल में गए हैं तो वहाँ पर अध्यापकों ने बताया कि आपको एक भाषा नहीं आनी चाहिए, आपको जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं आपको सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले मातृभाषा हमारी है हिंदी, तो पहले हिंदी पर पकड़ बनाइए। नंबर 2, आपको 6th क्लास से संस्कृत पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़िए, और 6th क्लास से ही आपको अंग्रेजी पढ़ना होगा, अंग्रेजी पढ़िए। तो भाषा के ऊपर पहले अगर आप पकड़ बना पाएंगे तो आप निश्चित रूप से आप कुछ भी कर लेंगे, यानी कि मातृभाषा के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बड़े सहृदयता से शिक्षक लोग हम लोगों को पढ़ाते थे और बड़ी तन्मयता से हम लोग उनको सुनते थे, उनको गुनते थे और उनका अनुसरण करते थे। लिहाजा हम लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी बन पाए। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उन गुरुओं का प्यार, उन गुरुओं का स्नेह, उनका बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि प्रेम हम लोगों के प्रति बिल्कुल उजागर होता था, और इतने आकर्षक बोली में वो पढ़ाते थे कि हम लोग पढ़ने के लिए उत्सुक होते थे। तो प्रथम गुरु जो प्राइमरी स्कूल में हम लोगों को मिले हैं वो आज तक हम लोगों के हृदय में अवस्थित हैं। अब जैसे ही हम लोग जूनियर हाई स्कूल में मैं पढ़ने गया, मेरा एडमिशन 6th क्लास में हुआ, तो वहाँ 2 नई चीज़ें आई। एक भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा अंग्रेजी, और दोनों हम लोगों के लिए नए थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में तो हम लोगों ने हिंदी अपने भोजपुरी भाषा के बोलने के साथ हिंदी भाषा को लिखने का काम किया। तो हम लोग भोजपुरी बोलते जरूर थे, लेकिन हम लोग पढ़ते थे वो हिंदी थी, लिखते थे वो हिंदी लिपि थी। तो जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में पहुँचे हैं तो वहाँ पर महसूस हुआ है
कि अब इन भाषाओं के ऊपर भी अपना कमांड होना चाहिए। जी। लिहाजा बहुत मन से ए से लेकर जेड तक जो बताया गया वो हम लोगों ने सीखा। उसको सीखने की जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो समय निर्धारित हमारे अध्यापक ने किया था, उसका अनुसरण किया। उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे, उसको हम लोग पालन करते थे। फिर उस भाषा के ऊपर पकड़ तब बनी जब शब्दों को हम लोग निर्मित करना सीखे कि कैसे अल्फ़ाबेट को जोड़ करके जी। शब्द बनाए जाते हैं, कहाँ कैपिटल अल्फ़ाबेट लगेगा, कहाँ स्मॉल अल्फ़ाबेट लगेगा, ये हमारे गुरुओं ने बताया। उसी के साथ-साथ जब संस्कृत के ऊपर आए तब ये महसूस हुआ कि संस्कृत भाषा कहीं इंग्लिश भाषा से ज़्यादा मुश्किल है। जी। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं थी। जब हमारे संस्कृत के अध्यापक हमको संस्कृत के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पूरे वेदों का ज्ञान, पूरी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, या जो रामायण वास्तव में, जिसको रामचरितमानस तब नहीं, रामायण शब्द जब उन्होंने बताया कि ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को जब आप पढ़ोगे तो आप संस्कृत में ही पढ़ पाओगे, तो लिहाजा संस्कृत के ऊपर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी सरल भाषा है, और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक विधि से अगर कोई सीखी जा सकती है तो वो संस्कृत भाषा है। सर, आपका तीनों भाषाओं पे कमांड रहा। भोजपुरी तो आपकी हम एक लोगों की- रीजनल लैंग्वेज रही, जी 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 और हिंदी मातृभाषा, जी। और इंग्लिश पे भी आपका काफ़ी अच्छा कमांड रहा। ये कमांड इतना कहना चाहिए कि बस कम्युनिकेशन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन हाँ, अच्छा रहा। इतना जरूर है कि उस ग्रामीण परिवेश में निश्चित रूप से लोग ये थोड़ा सा अलग करने लगे हमने, तो और अधिक इच्छा हुई कि हम इसको और अधिक जानें। लिहाजा ग्रामर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, और वोकैबुलरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, और धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश किया, फिर बोलने की कोशिश किया। लिहाजा उस ग्रामीण परिवेश में निश्चित रूप से हमारे ग्रैंडफादर की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति मैं कर सका, और अंग्रेजी के ऊपर इतना कमांड जरूर हुआ कि मैं आप जैसे विद्वान लोगों के साथ वार्ता कर सकता हूँ। सर, अभी जैसे एक फिल्म आई थी 12th फेल, जी ठीक है, और उस फिल्म में आईएएस हैं, अध्यापक भी हैं, दिव्य कीर्ति सर, तो उन्होंने भी एक छोटा सा रोल किया है, और आईपीएस मनोज जी जो हैं, तो उनके ऊपर वो फिल्म बनी है 12th फेल, ठीक है। 12th फेल में दिखाया गया है कि जो आईपीएस मनोज जी हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। वो इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठते हैं तो उनसे एक इंटरव्यू करने वाली एक मैम होती है, वो उनसे पूछती हैं कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप कैसे आईएएस बनेंगे? ठीक है, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति सर का जोर ज़्यादातर हिंदी भाषा पे होता है। Correct. वो चाहते हैं कि अंग्रेज़ी उनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक भाषा पे कमांड हो, ज़रूरी नहीं कि हर जगह अंग्रेज़ी को प्रायोरिटी दिया जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जब उनसे कहा जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप कैसे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे? तो वो जवाब देते हैं कि जैसे ये शीशे के ग्लास में पानी होता है, और वो बोलते हैं कि मैं ये पानी पी लूँ? तो बोलते हैं हाँ, पी सकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मुझे दूसरे गिलास में पानी चाहिए। तो अधिकारी जो इंटरव्यू लेती हैं वो पूछती हैं कि पानी साफ़ है, शीशे के गिलास में या स्टील में, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो बोलते हैं, कैंडिडेट होते हैं उस टाइम पे, तो उनका जवाब आता है कि मैम यही कहना चाहता हूँ, अधिकारी साफ़ होना चाहिए, अंग्रेज़ी बोले या हिंदी, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर का जो मोटिव है, वो कभी-कभी गुस्से में भी आ जाते हैं। कई मीडिया चैनल में मैंने देखा है, काफ़ी उनके बारे में काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं। वो कहते हैं कि तमिल तेलुगु वाले सब शांत बैठ जाओ, हिंदी वाले शांत बैठ जाओ, ये सिर्फ़ अंग्रेज़ों की दुनिया है। मतलब उनको कहीं न कहीं अंग्रेज़ी भाषा से ये लगता है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो उसको यूपीएससी में प्रॉब्लम होती है, हर जगह उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और वो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हटा दी जाए। आप इन चीज़ों पे क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेज़ी को कितनी प्रायोरिटी देना चाहिए हमारे देश में? सबसे पहले जिन विद्वान व्यक्तियों का आपने जिक्र किया, वास्तव में वंदनीय है। दिव्य कीर्ति सर बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। जी। मनोज सर अपने सामर्थ्य, आत्मबल, आत्मविश्वास के जरिए वो जगह बना पाए हैं। जी। आज के तारीख में अगर आईपीएस हैं तो ये उनकी बुद्धि की पराकाष्ठा ही है, या उनके ज्ञान की पराकाष्ठा है जो उनको इस पद पर आसीन किए हुए है। भाषा देखिए आयुष जी,
बंधन नहीं है, आवश्यकता नहीं है किसी भी जगह को पाने के लिए। यहाँ पर मैं छोटा सा एक संदर्भ देना चाहूँगा आपको। जी। स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस जी जब थे, तो वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, दिव्य जी। पुरुष थे जी। परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से कहा कि आप ईश्वर को दिखाइए, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं। तो परमहंस जी ने यह कहा कि क्या तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, उनका दर्शन करने की क्षमता है तुम्हारे में? जी। तो विवेकानंद जी ने भावावेश में कह दिया कि हाँ, मेरे पास शक्ति है। इतना सुनते ही परमहंस जी ने अपने दाहिने पैर को उठाया और उनके छाती पर लगा दिया। जैसे ही उनका चरण उनके छाती के ऊपर पड़ा है, वैसे ही उनकी आंखें बंद हो गई हैं और वो ऐसे लोक में पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कहां क्या है, कहां कुछ नहीं, दिव्यता ही दिव्यता। ईश्वर का दर्शन क्या होता है वो तो विवेकानंद ही जाने, परमहंस ही जाने। लेकिन उनकी जो हम लोगों ने इस कथन को और उनकी कहानियों को पढ़ा है, सुना है, उससे यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से ज्ञान का समावेश और उसको किस तरह से अर्जन किया जाना है, वह व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर आधारित है। भाषा एक प्रॉब्लम थी परमहंस जी के लिए, क्योंकि वह वाक्पटुता में इतने प्रवीण नहीं थे या अपनी बात को इस ढंग से नहीं कह पाते थे कि वो विश्व को बता सकें कि ईश्वर का अस्तित्व कहाँ है और कैसे है। उन्होंने देखा कि यह विवेकानंद, जिसका नाम नरेंद्र है, यही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों को और ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित कर सकता है। जी। लिहाजा उन्होंने अपनी बात कहने का साधन भाषा के रूप में विवेकानंद को बनाया और विवेकानंद उनके परम शिष्य होकर के पूरे उनके ज्ञान को, आप देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के तमाम पूरे विश्व में फैले हुए हैं केंद्र, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के केंद्र नहीं, श्री रामकृष्ण परमहंस के केंद्र। जी। क्योंकि ज्ञान की जो विभूति थी, जो खान था, वो रामकृष्ण परमहंस थे। उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे दिव्यता प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन पाए। जी। तो लिहाजा भाषा प्रसारित करने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, लेकिन ज्ञान अर्जन करने का साधन भाषा नहीं है। ज्ञान अर्जन करने का एक मन होना चाहिए, एक हृदय होना चाहिए और एक आत्मविश्वास होना चाहिए, जो दिव्यकीर्ति सर में और मनोज सर में आपने पाया है। जी। तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये भाषा की प्रतिबद्धता नहीं है, ये भाषा आवश्यकता नहीं है। आईएएस और आईपीएस बनना या कोई भी ऊंचा स्थान प्राप्त करना, यह अपनी प्रतिबद्धता है, व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता है, भाषा कहीं रुकावट नहीं है। आज देखिए ना, आप 50% लोगों को पाएंगे कि लोकल लैंग्वेज में उन्होंने परीक्षाएं पास करके आईएएस की उपाधि ली है। राइट सर। तो ये भाषा, अब वो जमाना गया जब कभी अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता था और अंग्रेजी होना एक अनिवार्यता थी, जो हमारे समय में, जब क्योंकि मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ वह 1962 की बात है, जो 1968 तक, क्योंकि मैं जूनियर हाई स्कूल मैंने पास किया 1968 में, उस वक्त जो है अंग्रेजी प्रबलता से छाई हुई थी। जी। उस वक्त जो है अंग्रेजी में ही सारे हमारे जितने भी नियम कानून थे, लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जितने भी इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, सब कुछ इंग्लिश में था। उनके हिंदी वर्जन भी थे, लेकिन न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए जाते थे इंग्लिश में ही होता था। और उस वक्त जो है अंग्रेजी जानने वालों की बहुतायत थी एक तरह से, लिहाजा जो है अपना कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए उस वक्त की आवश्यकता थी कि लोग अंग्रेजी के ऊपर अपना ध्यान दें, अंग्रेजी जाने। लेकिन वह आगे चल करके इतना ज़्यादा लाभदायक होगा
वह कम लोगों को पता होता था, क्योंकि जो जूनियर हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ा है, आगे चल कर के वही आपका आधार बनाता है। यानी आपके घर की दी हुई शिक्षा ही आपको आगे लेकर के जाएगी, बीच की शिक्षा का कोई महत्व नहीं। सर 1988 में आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है? तो सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन 1988 में क्रॉस करने के बाद हमारी पहली पोस्टिंग, ट्रेनिंग के पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वक्त मैं ललितपुर में जिला युवा कल्याण अधिकारी था। जिला युवा कल्याण अधिकारी रहते हुए मेरी पीसीएस एग्जामिनेशन मैंने पास किया हुआ था। तो 91 में मेरे को आदेश आया कि 1988 वाले एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद सब कुछ सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हमारी पहली जो प्रशिक्षण की पोस्टिंग थी वो ललितपुर के कोषागार में थी। उस वक्त रामचरित पांडे जी हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी थे जी। उन्हीं के अंडर में मुझे रखा गया। उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बताई और उन्होंने बताया कि कोषागार की क्रिया पद्धति क्या है और कैसे कैसे काम किया जाता है। तो उनके संरक्षण में और उनके दिशा निर्देश में मैंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ललितपुर से मुझे प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया नैनीताल। उस वक्त उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण अकादमी जो था वो नैनीताल में हुआ करता था। तो नैनीताल में ही हम लोगों की प्रशिक्षण के लिए हम लोगों का जब चयन हुआ था तो जुलाई, आप मुझे याद जहाँ तक है 6 जुलाई को हमने ज्वाइन किया था उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल को। और उस वक्त जो है नैनीताल की आबो हवा और ललितपुर की आबो हवा में ज़मीन आसमान का अंतर था। हम लोगों को बताया गया था गर्म कपड़े लेकर जाना और ये सारी उसके वातावरण के अनुसार सारे करना। तो वहाँ पर हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। वास्तव में जो प्रशिक्षण होता है वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया था। और उस वक्त सुमिता कांडपाल हमारी डायरेक्टर हुआ करती थी, जो बहुत जगहों पर आयुक्त थी, कमिश्नर थी जी। तो उस वक्त हमारी जो डायरेक्टर थी वो सुमिता कांडपाल थी और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर इत्यादि लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों को शिक्षित किया और पढ़ाया। और नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के लगभग हम लोगों ने वहाँ किया। फिर पिंडारी ग्लेशियर, एक ट्रैकिंग होता है, पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग करवाई गई। पिंडारी ग्लेशियर तो वो वहाँ से ट्रैकिंग करने के लिए फिर हम लोग नैनीताल से अल्मोड़ा गए। फिर अल्मोड़ा से हम लोगों को पैदल ही पिंडारी ग्लेशियर के लिए जाना था। तब मुझे अनुभव हुआ कि किस तरह से ट्रैकिंग की जाती है। और पैदल ही हम लोग, वहाँ का वातावरण ये था कि जब चाहे तभी बारिश हो जाए। तो वहाँ की ज़मीन बिल्कुल दलदल नुमा थी और जोंक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जोंक जी। तो वो जो हम लोग अपने गांव में तालाबों में देखा करते थे, वो जोंक हम लोगों को वहीं पर ज़मीन पर बिल्कुल पैरों पर चिपक जाए। तो हम लोग जब पिंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग कर रहे थे तो एक स्थान पर रुकना पड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, धावड़ी करके नाम था। वहाँ पर जब रुके हम लोगों ने तो देखा कि हम लोगों के पैरों को जोंकों ने जकड़ रखा है। फिर हम लोगों ने जोंक को निकाल करके अलग किया और सब में ब्लीडिंग सब हो रहा था। फिर बड़े कष्ट सहते हुए हम लोग पिंडारी ग्लेशियर तक पहुँचे हैं। और वहाँ पर हिमालय के बर्फ़ का जब नज़ारा देखा है तो सारी थकान, सारे जोंक, सारे दर्द, सारी ब्लीडिंग सब भूल गया। बड़ी कठिन इतनी ऐसा लग रहा था ना कि जो किताबों में पढ़ा था कि हिमालय की गुफाओं में लोग तपस्या करते हैं, तो उन वास्तव में वहाँ पर हम लोगों ने तपस्वियों को देखा गुफाओं में बैठ करके। तो उन लोगों ने बड़े प्यार से, करीब 30 लोगों का बैच था हमारा, 30 अधिकारियों का, और 30 अधिकारियों के बैच को उन्होंने बड़े प्यार से चाय पिलाया। और तब वो चाय की चुस्कियाँ कितनी प्यारी लगती थी, वो इतना ठंड था। और बिल्कुल हम लोगों ने देखा कि ग्लेशियर, इतने बड़े बड़ी शिलाएं बर्फ की पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पर दर्शन हुआ दिव्यता का, ये हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे ऋषियों का।
और उनके नीचे जो घास के मैदान हुआ करते थे, उन घास के मैदान में चरते हुए भेड़ों को देखा हम लोगों ने, चरवाहों को देखा। बड़ा मनोरम दृश्य था वो मतलब जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। तो वो ट्रेकिंग हम लोगों का यादगार रहा है। और उसके बाद जब पूरी ट्रेनिंग करके आए तो पहली पोस्टिंग हमारी जौनपुर में हुई है। जौनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई है। और ये 1992, आई थिंक दैट वाज द मंथ ऑफ मई के महीने में, 2 मई 1992 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी जौनपुर में। तो वहां पर मैं लगभग 5.5 साल तक मैं उस पद पर रहा। सर, जैसे आप जौनपुर में रहे, ठीक है, आपको जैसे क्या होता है कि आपको कब कब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपके, ये तो बड़ा बहुत कुदेरने वाली बात आपने नौकरी के दौरान आपको जो और इतना जो है, आप अंदाजा लगाइए कि मैं एक शिक्षक था। मैं एमएससी मैंने केमिस्ट्री से किया सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया से, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री लेक्चरर बना और केमिस्ट्री में पढ़ाता रहा। कोई परमानेंट मैं लेक्चरर नहीं था विद्यालय में, एक प्राइवेट विद्यालय में था, एडहॉक था। उसके बाद वहाँ से मैं जब आया हूँ तो अचानक जब मुझे अपना क्षेत्र बदलना पड़ा और मैं एक अधिकारी के रूप में अवस्थित हुआ हूँ, तब मुझे महसूस हुआ है कि पढ़ाने में और यहाँ अफसर के रूप में काम करने में कितना अंतर है। पढ़ाने में एक अजीब सी खुशी मिलती थी, बड़ी प्रसन्नता मिलती थी कि मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ काम करने में तब मुझे महसूस हुआ कि यहाँ काम तो उतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति का काम नहीं होता था, पूरे संस्था का काम होता था। वहाँ पर हमने ये देखा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों की ही समस्या। जब वो शिक्षक समस्याग्रस्त रहेंगे तो शिक्षा का कार्य कैसे करेंगे। मैं चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में था तो मेरी समस्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उतनी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन सहायता प्राप्त विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की समस्या देख करके मेरी आंखें खुली रह गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हुई है वो ये हुई है कि शिक्षक नेताओं के द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जाना। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जौनपुर में पोस्टिंग हुई आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, आपको नौकरी के दौरान किस तरह की कठिनाइयों का सामना? वो आपने बड़ा जबरदस्त एक कुरेदना बोलते हैं ना, कुरेद दिया है आपने। वास्तव में पहली जो पोस्टिंग हुई तो पहली पोस्टिंग में ये देखना था कि हम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर सके। क्योंकि शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग में उस वक्त माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय थे। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 146 सहायता प्राप्त विद्यालय थे, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक जी, और करीब 60 से ऊपर संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय थे। और आई थिंक 14 महाविद्यालय थे, डिग्री कॉलेजेस, और अन्य विद्यालय रहे होंगे जिनके आंकड़े हमको याद नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ अच्छा खासा काम करने का अवसर था और लगन से अगर वहाँ पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत कम दिनों में ही सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई थी वो शिक्षकों को लेकर के थी। शिक्षकों को लेकर शिक्षकों की अपनी समस्याएं थी। वहाँ पर किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, किसी का सिलेक्शन ग्रेड नहीं लग रहा है, और किसी की पोस्टिंग हुई है उसका वेतन नहीं निकल रहा है।
कोई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश लेकर के भटक रहा है, तो ये ढेर सारी चीजें वहां पर थी। लेकिन ये समस्त चीजों का निराकरण करने का एकमात्र अधिकारी अगर कोई था तो वो था जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक के अंतर्गत विभाग की समस्त शक्तियां नहीं थी और गुण और दोष के आधार पर वह निर्धारित करते थे कि किस प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। उस लिहाज से वो अपना आदेश करते रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे कार्यालय के अंदर चल रही राजनीति का भी पता चला कि जो सहायक लोग होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में, वहाँ उसी कार्यालय में दो अनुभाग थे, एक वित्त अनुभाग था और एक जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रशासनिक अनुभाग था। तो प्रशासनिक अनुभाग से आदेश होते थे और जो वित्त से रिलेटेड होते थे आदेश, उन आदेशों का क्रियान्वयन वित्त विभाग के स्तर से किया जाता था, जहां पर किसी प्रकार के भुगतान की जरूरत पड़ती थी। और वित्त एवं लेखाधिकारी का यही दायित्व था कि वह जो प्रशासनिक आदेश हो रहे हैं उन प्रशासनिक आदेशों का अच्छी तरह से उसका गुण और दोष के आधार पर पालन किया जाए, इस तरह से होता था। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी उत्पन्न तब होती थी जब एक विधिक कार्य का क्रियान्वयन या उसका निस्तारण विधिक ढंग से नहीं हो पाता था, वहां समस्या। क्योंकि मैं एक नया अधिकारी था तो मेरे को आश्चर्य होता था कि ये कार्य हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ जी। तो मैंने ये देखा कि किसी कार्य विशेष को कराने के लिए एक तो वह व्यक्ति परेशान है ही, दूसरा उस व्यक्ति के साथ शिक्षक नेता भी आता था, वो भी प्रयास करता था कि ये इनका कार्य जेन्युइन है और हो जाना चाहिए। तो एक तरह से दबाव बढ़ता था। तो जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर दबाव बनता था। अगर वो प्रशासनिक आदेश करते हैं तो फिर वित्त अधिकारी को उस आदेश का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। बहुत ज्यादा दिक्कत तब होती थी कि वित्त अधिकारी उस कार्य को संपादित करने के लिए उत्सुक है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्रशासनिक आदेश हो ही नहीं रहे, ये समस्या होती थी। तो यहाँ पर एक आपसी तालमेल की कमी मैं पाया था कि जहाँ दो अनुभाग हैं वहाँ पर दोनों अनुभाग के अधिकारियों में अगर आपसी तालमेल है और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लेने के पहले दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वार्तालाप कर लेते हैं और गुण दोष समझ लेते हैं, तो उस कार्य का क्रियान्वयन किया जाना कठिन नहीं था। लेकिन जहाँ पर आपसी तालमेल की कमी है वहाँ पर कठिनाई होती थी। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी। और सर उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? जौनपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लगभग मैं 5 वर्ष 6 माह तक कार्यरत था और वहाँ उस वक्त बहुत जबरदस्त अनुभव हुए हैं जी। और इतने जो अनुभव हुए हैं, पहले मैं उन अनुभवों का जिक्र आपसे कर लूं तब फिर मैं आगे बताऊं कि सर एक और हमने सुना था आपके ही एक इंटरव्यू में कि शिक्षकों का शोषण नेताओं द्वारा किया जाता था। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बताया। मैंने महसूस किया और प्रैक्टिकली मैंने पाया कि इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैं कार्यालय से कुछ दूरी पर एक आवास पर, प्राइवेट आवास में रहता था। तो मैं लगभग सभी अध्यापकों को और शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारियों का, जिनका कार्य मेरे स्तर से होता था, उन लोगों को, सब लोगों को मैंने मना कर दिया था कि कोई भी अपने कार्य को संपादित कराने के लिए या अपनी समस्या को बताने के लिए मेरे आवास पर न आए। अच्छा। तो इससे मैं क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतना समय बिताने के बाद, कार्यालय के कार्यों को संपादित करने के बाद भी
अगर आवास पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी तो ये अच्छा नहीं लगता था, और तो मैंने मना कर दिया था, लिहाजा कोई नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक शिक्षक बिल्कुल कमजोर सा, शरीर से बड़ा कृशकाय जिसको कहते हैं, वो ऐसे ही आए और उन्होंने मेरे सहायक से कहा कि मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। और फिर सहायक ने मुझे बताया तो मुझे नाराजगी मैंने व्यक्त किया कि मैंने तो मना किया कि कोई अध्यापक न आए, तो यहाँ पर आने का क्या मतलब है। फिर उन्होंने रोते हुए ये कहा कि नहीं, साहब से मिलना जरूरी है। तो जब उनकी आंखों में आंसू की बात हमारे सहायक ने बताई तो मैं बाहर निकला। उनको मैं पहली बार देख रहा था कि ये आए हैं। फिर मैंने उनको बैठने के लिए आमंत्रित किया कि आप बैठिए और बताइए क्या बात है। तो उन्होंने अपनी सारी बातें तो बताई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात उन्होंने बताई वो ये था कि साहब, मेरा एक काम था, बहुत दिनों से हो नहीं रहा था, लेकिन वो काम हो गया है। साहब, उस काम को आपने किया है, आपने कोई पैसा नहीं लिया मेरे से। वो ऐसा कौन सा काम था सर? उनका एरियर था 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का एरियर था। एरियर वो होता है ना, वेतन का जो अवशेष भुगतान नहीं हो पाता है कालांतर का, तो वो जब बजट आ जाता है तो उस एरियर का भुगतान हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि कब हो गया, कैसे हो गया, उनका हो गया था। तो उन्होंने वैसे ही बताया कि साहब, लेकिन आपने तो पैसे नहीं लिए, लेकिन हमारे शिक्षक नेता ने मुझसे पैसे लिए थे इस काम को कराने के लिए। तो उनको भी मैंने धन्यवाद दिया। तब मेरी आंखें बिल्कुल, मैं चकरा गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसका काम हो गया व्यक्ति का है और ये मेरे को धन्यवाद करने आया है, और ये बता रहा है कि इसके काम कराने के पीछे उसने शिक्षक नेता को पैसे दिए हैं। तो हमने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, आपका कार्य हो गया, ठीक है, आप जाइए। मैंने उनको चाय पिलाई और बड़े प्यार से, सम्मान के साथ मैंने उनका धन्यवाद मैंने स्वीकार किया और उनको मैंने विदा किया। नेक्स्ट डे मैं जब ऑफिस पहुंचता हूं तो सबसे पहले मैं उसी प्रकरण के ऊपर मैं बात करता हूं कि ये क्या है। तब हमारे कर्मचारियों ने बताया, हमारे लेखाकारों ने बताया कि साहब, यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है कि विभिन्न प्रकार के नेता लोग होते हैं, लोगों की समस्याओं का पुलिंदा बना करके लाते हैं, उन लोगों से पैसे लिए होते हैं और यहाँ काम हो जाता है तो बताते हैं कि हमने काम करवा दिया। ये पॉलिटिक्स चल रही है। ये पॉलिटिक्स शिक्षक नेताओं की, मतलब शिक्षकों के बीच, शिक्षकों के बीच कुछ शिक्षक विशेष द्वारा ही पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। और तब मैंने ये बताया कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से विरत होकर अगर कार्यालय में दिखाई पड़ता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, लिहाजा उस दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। क्या बात है। एक मैंने ये नियम बनाई। दूसरा नियम, कोई भी शिक्षक कार्यालय में तभी आ सकता है जब उसका प्रधानाचार्य उसको कार्यालय आने की अनुमति दिया हो या जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उसको बुलाया गया हो। अन्य किसी परिस्थिति में अगर कोई शिक्षक कार्यालय परिवेश में दिखाई देता है, कार्यालय कंपाउंड में दिखाई देता है, तो यह माना जाएगा कि वह शिक्षण कार्य नहीं कर रहा है, अपितु अपने मौज मस्ती कर रहा है, लिहाजा वो वेतन पाने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने जारी कर दी, लिहाजा शिक्षकों का आवागमन कम हो गया और शिक्षक नेताओं की बातों को एटलीस्ट भुगतान से संबंधित, किसी भी प्रकार के भुगतान से संबंधित हम स्वीकार करना बंद कर दिए। ये आपने एक्शंस लिए? ये एक्शन लिया और ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ को जब तक मैं वहाँ पर था तब तक मैंने इसे लागू किया। लेकिन ये आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम प्रकार होते हैं और संघ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी होते हैं। संघ के जो में बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, जो वास्तव में अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और वो कार्य करते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं।
लेकिन मैं जरूर निवेदन करता हूं ऐसे शिक्षकों से जो शिक्षण कार्यों से विरत होकर के पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, ऐसे कार्य न करें, वो पूरी शिक्षा जगत को प्रदूषित करता है। आपके ऊपर कभी नेताओं का प्रेशर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे किसी और विधायक का, किसी सांसद का, ऐसे बड़े स्तर पे? ये उस वक्त तो नहीं पड़ा, जब तक वित्त एवं लेखाधिकारी था, वो ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं था। लेकिन मेरे ऊपर ये तब पड़ा जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज जब मैं बना। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मेरा स्थानांतरण मंडी परिषद में हो गया था, आजमगढ़। वहाँ मैं 1 साल रहा। फिर उसके बाद मेरा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी सहायक रजिस्ट्रार पर पहले हुआ था, सहारनपुर मंडल नया नया बना था, तो मेरी पोस्टिंग सहारनपुर मंडल में हुई। तो सहारनपुर मंडल से मैं डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज भी उसी मंडल से बना। और 2002 में 2000 में बना संभवतः, डिप्टी रजिस्ट्रार में 2000 में बना। और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कार्य हैं जो आसानी से हो जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिस कार्य को कराने के लिए कमिश्नर और जिलाधिकारी ये लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते थे और वो निर्देश देते थे। तो उसमें तालमेल बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि एक ही कार्य को 2 ढंग से कैसे किया जाए। एक कार्य को करने के लिए कहता है कि मिस्टर ए के पक्ष में कमिश्नर कह रहा है कि आप निर्णय दे दीजिए, और फिर डीएम कह रहा है मिस्टर बी के पक्ष में दे दीजिए। उस वक्त सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती थी कि हम आयुक्त की बात माने, कमिश्नर की बात माने, कि हम जिलाधिकारी की बात माने। सर एकदम मतलब फोर्सफुली डिसीजन के लिए आता था? बिल्कुल, कि आप ये निर्णय ले लीजिए। ये बिल्कुल इस तरह से आता था कि ये एक पक्ष सही है, इस पक्ष के ऊपर निर्णय दे दीजिए। तो अब आप ये बताइए कि जो विवेचन कर रहा है, जो मैटर को देख रहा है, प्रकरण को देख रहा है जी, तो उसके गुण और दोष को देखने के बाद ही तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। लेकिन जब जिलाधिकारी कहते हैं कि नहीं यह पक्ष ही सही है और दूसरे पक्ष को कमिश्नर कहते हैं कि यह पक्ष सही है, ऐसी दशा में निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था। यहाँ पे ऑलरेडी जजमेंट आ जाता था। जजमेंट ये है कि उसके पक्ष में आप निर्णय लीजिए, ऐसा कैसे संभव हो। ऐसी दशा में अपने दोनों उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन न करने का जो क्रोध होता था वो भोगना पड़ता था। लेकिन मैं निर्णय वही देता था जो वास्तव में विधि सम्मत होता था। मैं न तो जिलाधिकारी के निर्देशानुसार निर्णय देता था और न ही आयुक्त के निर्देशानुसार निर्णय देता था। जो मेरा एक्ट, जो मेरा संविधान और जो सुनवाई के दौरान इस तथ्य आए, उन्हीं तथ्यों के आलोक में हम निर्णय देते थे, न कि जिलाधिकारी और कमिश्नर के दिए हुए निर्देशों के आलोक में। ये मैंने टिल द एंड ऑफ माय करियर नेवर आई हैव एक्सेप्टेड एनी वर्जन ऑफ एनी हायर अथॉरिटी। ये मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखा और याद रहे कि इस प्रकार के निर्णय लेने से जो मुझे मानसिक शांति मिली है वह मैं आज भी महसूस करता हूँ, वह उल्लास आज भी बरकरार है। सर कभी किसी माफिया ने आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया? बिल्कुल दबाव बनाया। मेरे जीवन में 3 बार घटनाएं ऐसी हैं जो याद आ रही हैं, बनने को तो बहुत बार हुई होंगी, लेकिन 3 घटनाएं याद आ रही हैं। एक घटना जौनपुर की है जब मैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में था, और दूसरी घटना लखनऊ की है जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार था, और तीसरी घटना भी लखनऊ की है जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार था। तो मैं संक्षेप में पहली घटना का जिक्र करूं, और जौनपुर में 1992 से 1995 के बीच में वहाँ पर टीडी डिग्री कॉलेज के पढ़े हुए कुछ छात्र थे। वो कुछ अराजकता फैलाने के दृष्टि से वो विभिन्न कार्यालयों में वो हस्तक्षेप करते थे उनके क्रियाकलापों में, और कार्य विशेष को संपादित करने के लिए वो जोर दबाव देते थे। जी।
तो एक बार वहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है आ रहा है, बबलू समथिंग करके था वो लड़का, और जौनपुर में टीडी डिग्री कॉलेज का ही, जौनपुर में टीडी डिग्री कॉलेज है, तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज। सर बबलू करके, जैसे अभी एक मिर्जापुर वेब सीरीज आई थी उसमें बबलू पंडित जौनपुर के दिखाया गया था, कुछ ऐसा था क्या? अब मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका नाम बबलू ही था। एक और दो बंदे हुआ करते थे, मुझे बबलू याद है, दूसरे बंदे का नाम मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो वो अक्सर करते क्या थे कि वो जिला विधायक कार्यालय में आकर के, अगर उनके कथानुसार कोई कार्य नहीं होता था तो वो बम विस्फोट कर देते थे, यानी बम हैंड से, हाथ से, वो जो ऑफिस में ही बम चला देना या देसी कट्टा चला देना, ये उन लोगों के लिए आम बात थी। तो उससे लोग दहशत की स्थिति में थे जौनपुर में। तो एक बार ये घटना, मैं अपने कार्यालय से निकल करके आवास पर गया था, शायद लंच रहा होगा, क्योंकि नज़दीक में ही आवास था मेरा, तो मैं अमूमन लंच लेने के लिए निकलता था। तो जब मैं लंच ले ही रहा था तो तभी वहाँ से चपरासी दौड़ कर आता है, चतुर्सेन कर्मचारी, और बताता है कि साहब ऑफिस पे बम फूट गया। मैं बड़े आश्चर्यचकित हो गया कि बम फूट गया। वहाँ दौड़े दौड़े में आया और देखा तो वास्तव में वहाँ पर तहस नहस हुआ है। वहाँ पर किसी को चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वहाँ पर कुर्सी पड़ी हुई और कुछ कागज फटे हुए, फाइलें गिरी हुई मिली। जनहानि नहीं होता था, लेकिन जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन ये सब बिखरा हुआ सामान था। हमने पूछा ये कैसा हुआ, तो बबलू करके, बबलू उसका नाम मुझे भूल रहा है कुछ, और वो फैलाया हुआ है, उसने आतंक फैलाया। तो हमने कहा ये है कौन, क्या है, कैसे है? हमने कहा कि उन लोगों को कह दो कि वो आकर मेरे से मिले, उनका कोई कार्य है तो मैं, अगर जेन्युइन है, मैं इमीडिएटली कर दूंगा, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने उनसे पूछा कि तुम कितना पढ़े हो, मेरा पहला क्या कि तुम्हारी शिक्षा क्या है और कहाँ से पढ़े हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने बीए किया हुआ है, टीडी डिग्री कॉलेज का मैं छात्र हूँ। तो मैंने कहा अभी पढ़ रहे हो तुम लोग? बोला हाँ। हमने कहा कि देखो मैं 1974 में यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है टीडी डिग्री कॉलेज से, तो मैं तुम्हारा सीनियर हुआ। कितना सीनियर हूँ तुम अंदाजा लगाओ। तो वो एक सीनियर के आगे उसके कार्यालय में आकर के बम फोड़ देना, तो तब उन लोगों ने बोला कि भैया हम लोगों को नहीं मालूम था कि आप भी टीडी डिग्री कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो हमने कहा अगर मान लो मैं नहीं भी पढ़ा होता तब भी क्या ये उचित था कि किसी अधिकारी के कार्यालय में आकर बम फोड़ देना? खैर तुम लोग अपना काम बताओ। तो उन लोगों का काम ऐसा था जो जुनून था, वो गलत काम नहीं था। वो उसको मैंने पूरा देखा और उन्होंने कहा कि काम तो तुम्हारा जुनून हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? तो तब उन लोगों ने जो कहानी बताई वो थोड़ा सा मुझे विचलित करती है कि उस कार्य को कराने के लिए एक बबलू तो लगे ही थे, बबलू और समथिंग दूसरे जो है कि शिक्षक नेता लोग लगे थे। तो वो कार्य एक जैसे ही कराने के पक्ष पर आता था तो दूसरा उसको न कराने के पक्ष में आता था। यानी कि ये लड़ाई चल रही थी कि कौन सा गुट उस कार्य को कराता है, कि बबलू सिंह करा लेते हैं कि दूसरी पार्टी वो दूसरे नेताजी करा लेते हैं। तो ये आपसी लड़ाई, लेकिन भोग कौन रहा है? कार्यालय। तो ये मैं नहीं समझता कि ये केवल एक कार्यालय की स्थिति है, ये विभिन्न कार्यालयों की स्थिति हो सकती है। तो सर वो जो उन लोगों ने जो बम फोड़ा था उसके लिए कोई प्रशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से उसकी रिपोर्ट की गई और जिलाधिकारी को अवगत कराया गया और वहाँ तत्कालीन जिला विधायक ने उसका FIR भी किया। तो अब उसका रिजल्ट यही निकला कि पुलिस स्तर से जो कार्रवाई हुई थी आगामी कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक कोई अराजक तत्व उस कार्यालय में प्रवेश नहीं किया। तो घटनाएं कभी जो घटती हैं वो आगे चल करके उसके परिणाम भी कभी अच्छे भी आते हैं, लेकिन ये घटनाएं निंदनीय हैं, नहीं होनी चाहिए। और किसी कार्य को कराने के लिए अगर विधिसम्मत ढंग से उसे कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप अराजकता फैलाएं। तो इसका मैं विरोध करता। मैं जब तक रहा तब तक मेरे उपस्थिति में इस प्रकार की दोबारा घटना नहीं घटने पाई। सर दोबारा आपके साथ? हाँ, दोबारा जो आपने कहा मैंने दूसरा लखनऊ में, ये तो अब नाम लेना थोड़ा
उचित नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल क्योंकि आप यह पॉडकास्ट बहुत में और आप खुल के बातें कर सकते हैं। हाँ, ये वर्तमान में भी बहुत अच्छे धनंजय सिंह का नाम सुना होगा, वो भी जौनपुर से ही है। जी। तो किसी कार्य को कराने के लिए धनंजय सिंह एक बार आए थे हमारे कार्यालय में, लखनऊ में। लखनऊ में जब मैं था, तो मुझे पता चला। मैंने उनका, चूंकि वो तब संभवतः सांसद भी थे, तो उस नाते भी उनका मैंने सम्मान किया और आदर सत्कार जितना किया जा सकता था मेरे द्वारा उनका किया गया। और मैंने उनसे केवल पूछा कि आप बताएं किस कार्य से आए हैं। उन्होंने बड़ी शालीनता से, उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जो ये दर्शाता हो कि कहीं उद्दंडता आ रही हो या कोई माफियागिरी आ रही हो या कोई एक बलिष्ठ पुरुष आकर के किसी प्रकार की बात ऐसा कर रहा जो अशोभनीय हो, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी शालीनता से उन्होंने बात बताई और बताया कि मैं इस कार्य से आया हूँ। मैंने कहा कि देखता हूँ ये कार्य क्या है। जब मैंने देखा तो वो कार्य बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत था। और ये मैंने वो फाइल मंगाई और मैंने देखा कि हमने कहा कि माननीय सांसद जी, ये कार्य बिल्कुल गलत है और ये तो कार्य बिल्कुल शोभा ही नहीं देता कि आप जैसे व्यक्तित्व के द्वारा ये कार्य कराने का आग्रह किया जा रहा हो। मैं तो कदापि नहीं कर सकता इस कार्य को, क्योंकि ये तो वित्तसम्मत है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कार्य हो। अब आया अब दबाव। यहाँ पर जो दबाव आया है, तब मेरा मस्तिष्क, हमने कहा कि भाई ये तो संभव ही नहीं है माननीय सांसद जी, और आप ये चाहते हैं कि ये हो, तो ये तो कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि ये कार्य संपादित हो। आप मन स्थिति, उस वक्त मेरे मन में केवल ये बात आई कि आखिर इसका निराकरण कैसे किया जाए। तो मैंने केवल ये पूछा कि आप शिक्षा आपने कहाँ से ली है। मैंने, चूंकि मैं जौनपुर में रह चुका था, तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं जौनपुर में मेरे को जानता होगा, जौनपुर से परिचित होगा। तो मैं उसको इमोशनली, मैं अपने अंदर वो एक थोड़ी सी चाहत मेरे अंदर आई कि मैं जानना था मुझे कि आखिर ये कब और कैसे शिक्षा पर प्राप्त जैसे किया है। बबलू के साथ आपने जी इमोशनल जी। किया। तो मैंने यही पूछा कि आपने कहाँ से शिक्षा ली है। तो उन्होंने बताया कि मैं जौनपुर के टीडी डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ और मैं इस सन में ग्रेजुएशन किया मैंने। तो मैंने कहा उस नाते आप मेरे जूनियर हैं और एक बड़े भाई होने के नाते मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि ये गलत कार्य है और आपके सम्मान के सर्वथा प्रतिकूल है। इस कार्य को न किया जाना ही आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी और जैसे ही इस कार्य को आप गलत ढंग से संपादित करने का आग्रह करेंगे तो एक सांसद का जो सम्मान होता है वो तो घटेगा ही, और साथ में ही एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का जो कर्तव्य है उससे आप उसको डिगमगाएंगे। नाइस प्लेस। तो आप स्वयं निर्णय ले लें और 2 दिन के बाद मुझे बताएं कि करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, इसे किसी भी तरह से निस्तारित करना है, तो एक आवश्यक निर्णय अवश्य लूंगा मैं। वह उनको जितना भी समय लगा ये सोचने में, समझने में, उसके बाद वो बिना कुछ बोले और बिना कुछ कहे केवल नमस्ते किया और मुझे मेरे कार्यालय से वो चले गए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी कदम नहीं रखा और वो कार्य मैंने अपने कार्यकाल तक नहीं किया था, यानी कि जैसा वो चाहते थे वैसा कार्य संपादित मैंने नहीं किया था। और कार्य क्या था, अगर वो जानना चाहेंगे तो अवश्य मैं बता सकता हूँ। बताइए सर। बिल्कुल। कार्य ये था कि एक कोई विद्यालय था, उस विद्यालय की प्रबंध समिति का पूरी तरह से अपहरण करना, यानी कि वो जो वैलिड प्रबंध समिति है उसको हटा करके और एक अलग से पैरेलल दूसरी प्रबंध समिति को ला देना, जो कि ये संभव था ही नहीं। न तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अलाउ करता है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। तो इस नाते से वह मेरे कार्यकाल में विद्यालय की प्रबंध समिति और विद्यालय दोनों के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया। मतलब सर कभी चाहे किसी ने भी आपके ऊपर दबाव बनाया, आप इमोशनली खेल गए? इमोशनली खेलना चाहिए, ये तो मैं समझता हूँ कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् के दौरान बहुत किया है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी उन्होंने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सब कुछ जैसे सर सिखाया। जो भी ईमानदार अधिकारी होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई दबाव आता है और वो उस बात को नहीं मानते हैं, तो कहीं न कहीं ये बात झगड़े की तरफ चली जाती है। झगड़ा ही नहीं, उनके पूरी जीवन दिशा को बदल देती है हाँ, सर। लेकिन आपने जिस तरह से हैंडल किया, आपने बबलू को जिस तरह हैंडल किया, आपने लखनऊ में इस केस को जिस तरह हैंडल किया, यहाँ पे तो मतलब झगड़े का कोई सीमा चांस ही ये नहीं तो मैं बनता। सौभाग्यशाली मानता हूँ। और संस्कृत में हमारे पंडित जी जब जूनियर हाई स्कूल में संस्कृत पढ़ते थे तो उन्होंने कहा था प्रति उत्पन्न मति। प्रति उत्पन्न मति माने उस समय क्या आपका मति उत्पन्न होता है वो महत्वपूर्ण है। तो उस वक्त मत में जो आया, मेरे मत में हुआ वो हुआ। सौभाग्यशाली हूँ कि निराकृत हो गया और हमारे माननीय सांसद ने शालीनता का परिचय दिया, और उन्होंने बिना कुछ एक्शन लिए या बिना कुछ दबाव डाले चले गए, वो कार्यालय को छोड़ दिया। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं सराहना करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व की। तीसरी घटना क्या थी सर? तीसरी घटना इसी लखनऊ के ही, जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार था तो घटना घटी थी। एक यहाँ पर है गोल्फ वाला है, क्या गोल्फ नाम सिटी, है, लखनऊ गोल्फ वाला। सुशांत गोल्फ सिटी। नहीं, वो तो सुशांत गोल्फ सिटी अलग है। वो जी, यहाँ पर कालीदास चरण, ये जो कालीदास मार्ग पर के बगल में है। जी, जी। उसको क्या बोलते हैं, गोल्फ, लखनऊ गोल्फ वाला है वहाँ पर, याद नहीं आ रहा सर। हाँ गोल्फ का है। खैर, उसके प्रबंध समिति के चुनाव कराने थे, तो उसके साधारण सभा के सदस्यों की सूची को फाइनल किया जाना था। जी, तो उसकी सूची को फाइनल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। जी, उसी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन में एक सूची फाइनल की गई थी, जी, और उसी सूची के विरुद्ध जो फाइनल मेरे द्वारा की गई थी उसके विरुद्ध ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। जी, और माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिया था जिसका पालन मुझे करना था। तो उसके दौरान जो मैंने देखा वो महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण ये हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि दोनों पक्षों को, जो दोनों पक्ष राइवल पक्ष हैं, दोनों पक्षों की सुनवाई कर लें और उनके द्वारा उनके प्रत्यावेदन को ले लें, और प्रत्यावेदन का विधि और गुण और दोष के आधार पर उसका निर्णय कर दें। तो उस दौरान जो गवर्नमेंट थी, बहन मायावती की गवर्नमेंट थी, और बाबू सिंह कुशवाहा उस वक्त मंत्री हुआ करते थे। जी, तो इसी प्रकरण की फाइल को लेकर के उन्होंने जो है मेरे को अपने कार्यालय बुलाया। इस बात को मैंने अपने तत्कालीन मंत्री थे लालजी वर्मा जी, श्री लालजी वर्मा जी थे, बहुत योग्य मंत्री थे। उनको मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, और मंत्री जी ने ये कहा है कि आप पत्रावली को लेकर आए और इसमें बताएं। जब मैं पत्रावली लेकर के गया हूं तो वहां पर मैंने देखा कि उसी गोल्फ, लखनऊ गोल्फ के जो लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, उनके एडवोकेट्स भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो आप करके दे दीजिए। जी, माननीय मंत्री जी ने कहा। जी, हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि मैंने इनकी बातें सुनी हुई हैं और इनको मैंने देखा हुआ है, और इनके अनुसार मुझे तो कुछ नहीं करना है, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है मुझे उसका ही पालन करना है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि मुझे जो इनका वो कार्य है उसको कर दीजिए। ये उधर से आवाज आई मंत्री जी की। तो ये माननीय मंत्री जी ने कहा, हमने कहा ठीक है, उसको मैं देखता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यावेदन देने की बात की है, आप कहिए कि ये प्रत्यावेदन दे दें। तो उन लोगों को कहा गया कि आप लोग प्रत्यावेदन दे दें,
और ये मैं वहाँ से अनुमति लेकर के माननीय मंत्री जी से फिर मैं चला आया कार्यालय, और कार्यालय में आकर के मैंने अपने माननीय मंत्री जी से यानी कि श्री लालजी वर्मा जी को मैंने पूरी कहानी बताई। और मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने ये जरूर कहा कि माननीय मंत्री जी, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अपमानित किए जाने का कुचक रचा जा रहा है जी। अब यहाँ पर ये मेरे मन में कहाँ से आया, मैंने क्यों कहा, ये मुझे नहीं मालूम। आज तो मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैंने कहा। हमने कहा कि इससे ये मेरा ही अपमान नहीं होगा, ये विभाग का अपमान नहीं होगा, बल्कि आपका भी बहुत बड़ा अपमान होगा कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करके हुए माननीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए, ये आश्चर्यजनक है। यहाँ पर जो है कि बड़ी, तब उन्होंने, हमारे माननीय मंत्री जी ने केवल इतना ही कहा कि सबसे जो विधि सम्मत हो आप वही करिए। जैसे ही मुझे माननीय मंत्री जी से इस प्रकार का निर्देश प्राप्त हुआ, मैं तुरंत आदेश पारित करके और ये आदेश पारित करने में मुझे 2 बज गया, भोर का 2 बज गया। पारित करके मैंने सब डिस्पैच करा के तभी ऑफिस कि कल सुबह मुझे न देखना पड़े कि कोई आकर के फिर से मुझे कोई निर्देश दे रहा हो और मेरे ऊपर दबाव डाल रहा हो। आपने एक रात में पूरी कहानी मैंने उसके अनुसार की जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था। परफेक्ट सर। और उसी के अनुसार मुझे ही चुनाव अधिकारी बनाया गया था और निर्धारित कार्यक्रमानुसार मैंने चुनाव कराया, जिसमें नवनीत सहगल अध्यक्ष बने थे। नवनीत सहगल सर, कभी आपको किसी माफिया ने जान से मारने की धमकी दी? ऐसा कभी इतना मतलब कभी ऐसा कोई वाकया नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे, आपने हमेशा हुआ ऐसा सही नियम कानून ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी काम किया, कभी माफिया इस प्रकार का नहीं हुआ है। जान से मारने की धमकी माफियाओं ने नहीं, बल्कि छोटे मोटे लोगों ने ज्यादा दी है। अच्छा, छोटे मोटे लोगों ने, बड़े लोगों ने तो कभी जान से मारने की धमकी नहीं दी, लेकिन छोटे मोटे लोगों ने, जो कभी विद्यालय के प्रबंध समिति के झगड़े चल रहे हों या इस तरह के हैं, तो उन लोगों ने जरूर कहा है कि अगर नहीं किए तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो ये तो एक आदत सी हो गई थी। तो उतनी ताकत तो उन छोटे मोटों से निपटने के लिए तो ईश्वर ने हम लोगों को भी ताकत दी है, मतलब इतने सामर्थ्यवान तो थे ही। रोज जान से मारने की धमकियां छोटी मोटी मिलती है किसी बड़े माफिया के स्तर। कभी आप इन लोगों को लेके कभी आप मेंटली प्रेशर नहीं पड़ा आपके ऊपर? मेंटली प्रेशर तो तब तक रहा है जब तक बड़े बड़े प्रकरण के ऊपर निर्णय देने में जब दबाव पड़े हों, जब कभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को वाली, तो आप हमेशा निर्णायक की स्थिति में ही जब, हाँ, तभी पड़ा है और निश्चित रूप से पड़ा है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेशर नहीं पड़ा है, बहुत प्रेशर पड़ा है। और उस प्रेशर से निपटने का एक ही तरीका है कि मन को शांत करिए, तब अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए 2 चीज के ऊपर विश्वास कीजिए, वह है सत्य और अहिंसा, और सबसे बड़ी जो चीज है वह है ईमानदारी। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तब आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ईमानदारी सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो पता नहीं अंदर से कौन सी शक्ति आती है जो मुझे बहुत बलिष्ठ बना देती है, ऐसा लगता है हम किसी से भी लड़ लेंगे। तो ईमानदारी एक सबसे बड़ा हथियार है। सर, जो कहानियां आपने बताई कार्यकाल में, जिस तरह से आपके ऊपर प्रेशर पड़े मंत्री के, नेताओं के, सांसद, माननीय सांसद जी के, तो इस स्थिति में अगर आप चाहते तो आप अगर ईमानदारी नहीं रखते तो आप बहुत पैसे भी कमा सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुष जी। इसमें मैं आपको बताऊं, ये दबाव आता ही तब है जब उनके द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकराया जाए। परफेक्ट। आप दबाव में आएंगे ही तभी, जब दबाव उत्पन्न तब होता है। माफिया का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जब किसी पक्ष के द्वारा दिए गए ऑफर को आप ठुकराते हैं। अगर किसी ने कहा कि 1 रुपया आप लीजिए, मेरा काम कर दीजिए, आपने कहा कि मैं रुपया नहीं लूंगा, मैं सही काम करूंगा, तो वह जो ठुकराते हैं उस पर फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता है कि ये रुपया नहीं ले रहा है तो ये एक दंडात्मक इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, इसको दंड बरसाओ, इसके ऊपर दबाव डलवाओ,
तब आता है, और उसको जब ठुकराओ तब मानसिक तनाव होता है। उससे निस्तारण करने के लिए फिर ईमानदारी ही एक हथियार होता है, और जो ईमानदारी को अपना लेता है फिर दुनिया की कोई ताकत उसको परास्त नहीं करती। कभी आपको ऐसा नहीं लगा सर कि इतने अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं, लाओ पैसे रख लेते हैं, क्यों करोड़ों नहीं के आया? ऑफर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा आया, कि रख बिल्कुल लेते आया। हैं? लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले कर्तव्य, और सबसे पहले जिसके लिए आप नियुक्त किए गए हैं, जी, जिसके लिए आपको चयनित किया गया है यूपीएससी द्वारा, उस कार्य को करना सर्वप्रथम, दूसरा काम उसके बाद। तो जब उस कार्य को सर्वप्रथम सच्चाई के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आप वही कभी आप- पाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। कभी आप ईमानदारी से डगमगाए नहीं? नहीं, बिल्कुल, ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। और बड़ी परिस्थितियां खराब थी, बड़े ऐसे ऐसे पदों पर भी रहा जहां पर कि पैसा न भी लो तो यही कहा जाएगा कि ये पैसा तो मिल ही रहा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं है। वास्तव में किसी भी कार्यालय का एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, कार्य पद्धति होती है। अगर आप उस कार्य संस्कृति को कुशलता के साथ, ईमानदारी के साथ संचालित करते हैं और उसको उत्पन्न करते हैं, कार्य संस्कृति को बनाए रखते हैं, तो आपके नीचे का कर्मचारी भी कभी भी अपने पथ से डगमगाएगा नहीं। जब हम अपनी संस्कृति से को प्रदूषित करते हैं, कार्य संस्कृति से हटते हैं, एक ईमानदारी के पथ से अपने आप को भटकाते हैं, तब ही जाकर के ये बात आती है। वर्तमान में आप अभी क्या चीजें संभाल रहे हैं? वर्तमान में मेरे पास एक स्पार्क इंडिया करके संस्था है, जो डिसेबल्ड लोगों की संस्था है, दिव्यांग जनों की संस्था है। दिव्यांग जन इससे लाभान्वित होते हैं। तो उसमें 7 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को लोग लेते हैं, और उन फिजिकली, मेंटली जिस तरह से उनकी डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पारंपरिक ढंग से समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें शिक्षित करके इतना योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने से अपनी जीविका कमा सके। तो ये कार्य करती है हमारी संस्था स्पार्क इंडिया। बहुत सराहनीय उस कार्य स्पार्क करते हैं, इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और जो इस स्पार्क इंडिया की स्थापना किया है वो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमिताभ मेहरोत्रा, और इससे बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। ये टाटा मोटर्स के जो डायरेक्टर थे मिस्टर सीवी सिंह हैं, वो रिटायर्ड हैं, वो हैं। और इसमें बड़े बड़े विभागों के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, वो सदस्य हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, डॉक्टर अनिल रस्तोगी हैं, वो हमारे इस संस्था से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल रस्तोगी, फिल्म अभिनेता। जी 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 जी। वो जुड़े हुए हैं, वो अपने बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और इसमें एक मिस्टर सेठ हैं, वो जुड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और वो सब लोग अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके इस संस्था के बारे में अपना अमूल्य योगदान भी देते हैं, साथ ही दिशा निर्देश भी देते हैं। क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, तो इसलिए उन लोगों को हम लोग उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। और स्कूल के जो छात्र हैं, जो दिव्यांग हैं, उन छात्रों को भी हम लोग अपने संस्था से जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, सुनने में आया कि आपका रुझान सिनेमा की तरफ भी है। सिनेमा किसका नहीं होता है? सिनेमा तो एक ऐसा क्षेत्र है साहब कि मैं समझता हूँ कि प्रातः काल उठिए तो ऐसा लगता है कि हम सिनेमा जगत में भ्रमण कर रहे हैं, और एक किसी पिक्चर में अभिनेता द्वारा किए गए कृत्यों के अनुसार ही अपने आप को कृत्य के में लगाने, एक अच्छे कृत्य को करने की प्रेरणा सिनेमा देती है। सिनेमा ही हमें देती है कि हम इस तरह से चलें, इस तरह से रहें, इस तरह से खाएं, तो एक जीवन पद्धति बनाती है। तो कहने का मतलब, कौन नहीं चाहता कि सिनेमा से जुड़ें और सिनेमा के में अभिनेता बनने की कोशिश करें, या उसके किसी पात्र को जिएं। तो ये तो रहती है, एक रुझान रहता है, क्योंकि हम लोग ऐसा कार्य कर चुके हैं कि और भी कर लिया जाए, कोई चित्र अछूता न रहे, इसलिए मन करता है। सर, अब आ जाते हैं राजनीति की तरफ। जी। उत्तर प्रदेश में आप माननीय मायावती जी के कार्यकाल में भी रहे,
और माननीय अखिलेश यादव जी के भी कार्यकाल में रहे, और भी कई मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप रहे जब से आपने नौकरी ज्वाइन की, जब से आपने सर्विस शुरू की। तो आपको सबसे अच्छा कार्यकाल किसका आयुष लगा? जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं पूछा, लेकिन ये मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री लोग हैं ना, ये सीरीज वहाँ से शुरू, डॉक्टर हेमवती नंदन बहुगुणा से, जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी से लेकर के नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर के वीर बहादुर सिंह जी से लेकर के और फिर कल्याण सिंह जी से लेकर के और आपके ये जो मायावती जी हैं और मुलायम सिंह नेताजी से लेकर के अखिलेश यादव जी से लेकर के राजनाथ सिंह जी को लेकर के और फिर वर्तमान में योगी जी से लेकर के मैंने तमाम, मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तमाम मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में हम लोगों ने काम किया है। उनके मंत्रित्व काल में हम लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और उनके द्वारा बड़े अच्छे अच्छे निर्देश भी दिए गए हैं। वास्तव में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों का एक अपना अपना रवैया होता है। जी, मैं तो थोड़ा सा बता दूं, जब हम लोगों की कोई शिकायत किसी राजनेता द्वारा पहुंचती थी, ये तब की घटना है जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जी, एक बार मेरी शिकायत सुल्तानपुर में, मैं जिला युवा कल्याणाधिकारी था, 1900 आई थिंक 87 में, जी, 1987-88 में मैं सुल्तानपुर में जिला युवा कल्याणाधिकारी था। उस वक्त नारायण दत्त तिवारी जी और वीर बहादुर सिंह, इन्हीं दोनों के कार्यकाल का कोई तुरंत हटे थे और बने थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी को उस वक्त मुख्यमंत्री थे जब मैं एक शिकायती पत्र पहुंचा हुआ था, किसी के द्वारा भेजा गया था, वहाँ के लोकल विधायक द्वारा। जी, शिकायत ये की गई थी कि ये प्रोत्साहन के द्वारा, प्रोत्साहन मद होता है एक खेल कूद का, युवा कल्याण विभाग था, तो उसमें युवाओं को, ये युवक मंगल दल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल की स्थापना करना। तो युवकों और युवतियों को खेल कूद से संबंधित उपकरणों को देने का कार्य प्रोत्साहन मद कहलाता था। उसी प्रोत्साहन मद के वितरण में उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था कि एक युवक मंगल दल को ज़्यादा दिया गया और दूसरे युवक मंगल दल को कम दिया गया। जी, तो जब ये शिकायत पहुंची तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बैठक आयोजित की थी, तो उस बैठक में वो हम लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा मानना है कि जो अधिकारी कार्य करता है उसकी शिकायतें कुछ ज़्यादा आती हैं। तो इसमें कुछ अधिकारियों की शिकायतें मुझे मिली हैं, तो वो उनको मैं प्रशस्ति पत्र देने जा रहा हूं। उसमें एक नाम उमा शंकर सिंह का है और उनको 1000 रुपये मैं अनुदान के रूप में मुख्यमंत्री कोष से दे रहा हूं। वो आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है। क्या बात है सर। और वो शिकायत को उन्होंने जांच कराई थी और उन्होंने गलत पाया था। उन्होंने केवल ये देखा था कि उत्कृष्ट युवक मंगल दल को उत्कृष्ट सामान दिए गए हैं, केवल यही एक बात थी। और मुझे 1000 रुपये का पुरस्कार भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री से प्रशस्ति पत्र भी मिला। लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा कार्यकाल जो हम तो माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के पहले ही मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। सबसे अच्छा कार्यकाल मुझे बहन मायावती के मुख्यमंत्री का लगा। शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी उस समय में? हमारे कार्यकाल में ऐसा कोई विभेद हमको नहीं लगा कि कोई अतिशय हो रहा हो। हमारे जो शासन स्तर से निर्देश होते थे, उनका कहने का मतलब है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने विभागीय दिशा निर्देशों का पालन करिए, आपके सामने कोई अड़चन नहीं उत्पन्न की जाएगी। लेकिन कभी कभी महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, तो उसके अनुरूप भी अपने कार्यों को करना पड़ता है। आपको प्रधानमंत्री सम्मान से नवाजा गया है? हाँ, ये बिल्कुल सौभाग्य है मेरा। किस वास्तव में मैं सीतापुर में वरिष्ठ कोषाधिकारी था 2004 से 2007 तक। जी, उस वक्त हमारे कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही
उत्साही और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ऑनेस्ट एक आईएएस अफसर थे, श्री आमोद कुमार। वो जिलाधिकारी के रूप में तैनात हुए थे जी। 4 जुलाई को मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, 2 जुलाई को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। लगभग एक ही समय हम लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया था। जब मैं जिलाधिकारी से मिलने गया था तभी मुझे लगा कि बहुत ही कर्मठ और एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही दूरदर्शी अधिकारी से मैं मिल रहा हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ तो मेरी एक हमारे अंदर हमेशा एक खोजी प्रवृत्ति रहती थी कि अगला जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति है कौन। तो मुझे वो बहुत ही अलग व्यक्तित्व लगे और बहुत ही अच्छे जिलाधिकारी के रूप में मुझे जचे और उनसे मैंने अब विश्वास दिलाया कि सर आप जो भी आदेश निर्देश देंगे मैं उसका अक्षर से पालन करूँगा। तो उनके दिशा निर्देश में सीतापुर में रहते हुए एक उन्होंने लोकवाणी की स्थापना की। लोकवाणी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि जिन सामान्य व्यक्तियों की, सामान्य जन की सुनवाई नहीं हो रही है जी। हुआ क्या था उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप अमूमन देखें माननीय विधायकों के यहाँ, माननीय सांसदों के यहाँ सामान्य लोगों की भीड़ लगी रहती है। भीड़ छोटे छोटे कार्य कराने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं को पूरा दूर कराने के लिए माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के यहाँ भीड़ लगी रहती थी रोज जनता और उन माननीय विधायकों और सांसदों द्वारा उन समस्याओं का पुलिंदा पूरा लेकर के जिलाधिकारी के टेबल पर वो सब आए दिन आए रहते थे और कहते थे कि ये तमाम समस्याएं, इसका निराकरण आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि समस्याएं जो भी हैं कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, वो तो एक सिस्टम ही दूर करेगा ना। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश का प्रशासन हो, ये सिस्टम ही दूर करेगा। तो हमारे जिलाधिकारी के मन में ये बात आई कि अगर हम ऐसी व्यवस्था करें कि समस्त जो लोग हैं, ये सारे लोग जितने जन समस्याएं हैं, अगर इन जन समस्याओं को अपने यहाँ ही अगर हम लोग एकत्रित कर लें, यानी कि जो सामान्य लोग माननीय विधायकों, माननीय सांसदों के यहाँ जा रहे हैं, वो सब के सब एक संस्था के पास आकर के अपनी कह दें और उसी जगह बैठ करके अपने घर में बैठ करके, अपने गांव में रह करके, कोई जरूरी नहीं कि वो सांसद के घर जाए, जिलाधिकारी के पास आए, उसी जगह रह करके अगर ये कर दिया जाए तो कैसा रहे। तो उसी दृष्टि से उन्होंने लोकवाणी की स्थापना के लिए एक विचार रखा और हम लोगों ने तमाम बातों को देख करके लोकवाणी की स्थापना की। लोकवाणी का तात्पर्य ये था, सूचना केंद्र, एक ऐसा केंद्र बनाना जहां पर व्यक्ति अपनी सूचना दे और वह सूचना जिलाधिकारी को सीधे पहुंच जाए, माने जिला प्रशासन को। तो वो गांव-गांव में कियास्क बनाए गए, सूचना केंद्र बनाए गए और वो सूचना आप लोग देखे होंगे ना कि हर एक जिलों में, हर एक ब्लॉकों में ये बनाया गया है सूचना केंद्र। ये सूचना केंद्र हम लोगों ने क्या किया, सीतापुर जिले के हर ब्लॉक में और हर पोस्ट ऑफिस के पास, हर जगह जहाँ जहाँ पर भी जन लोग अपने आराम से साधारण ढंग से पहुंच सकते हैं, उस जगह पर हम लोगों ने कियास्क बनवाए। कियास्क बोलते हैं सूचना केंद्र। तो वो लोकवाणी की स्थापना की गई। तो नतीजा ये हुआ कि जो भीड़ लगती थी विधायकों और सांसदों के यहाँ, वो भीड़ हो गई कब, अब वो सब के सब लोकवाणी आने लगे और उनके समस्याओं का सीधा जो संपर्क होता था वो हम लोगों से होता था और संबंधित विभाग के लोगों को, के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता था कि 1 हफ्ते के अंदर आप इस सूचना को निस्तारित करके बताएं। यदि निस्तारित होने में कोई अड़चन आ रही हो तो उसे भी बताएं, जिससे कि उनका अब ये समाधान हो सके उनकी समस्या का। तो ये कार्य हम लोगों ने जब कार्य शुरू किया तो इससे सीतापुर के तमाम दूर दूर के लोगों की समस्याओं का निदान होने लग गया। और एक मैं वहाँ पर वरिष्ठ कोषाधिकारी था और वरिष्ठ कोषाधिकारी होते हुए भी मैं विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए हर जगह में जाकर के मैं देखता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं।
नतीजा ये हुआ कि 40 साल पुराने केसेस, जो 40-40, 20-20, 30-30 साल से पुराने केसेस निस्तारित नहीं हो पाए थे, वो समस्त प्रॉब्लम्स और समस्याओं का निराकरण ये लोकवाणी के द्वारा हमारे जिलाधिकारी आप श्री आमोद कुमार के निर्देशन में हुआ। इसका जब कार्य करने की ये जब बातें चारों तरफ फैली, तो इसका जो है कि लोगों ने निरीक्षण किया और सब कुछ उसका इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन करने के बाद तब जाकर के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया, और हम लोग सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का चयन हुआ हमारी लोकवाणी संस्था का। और उसमें 2007-8 में 21 अप्रैल 2007-8 सिविल सर्विस डे होता है, सिविल सर्विस डे विज्ञान भवन में मनाया गया, तो जिसको प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ही द्वारा वो पुरस्कार दिया जाता है। तो 21 अप्रैल 2008 को हमें ये पुरस्कार मिला है, और उसके लीडर रहे हैं श्री आमोद कुमार, और वो बहुत ही योग्य अधिकारी आज भी हैं, और आज भी जिस विभाग में हैं वह विभाग प्रगति के पथ पर है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आयुष, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।